बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। हमारी क्लास है सेकंड ईयर और हम टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं। चैप्टर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसकी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लिया है हमने, जो आपके कमेंट बॉक्स में आती रहीं। इसके साथ साथ चैप्टर 10 के हमने चैप्टर 17 ओरिएंटेशन टू कंप्यूटर तकरीबन लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हमने उसको कंप्लीट किया है। कुछ स्लाइड्स उसकी रहती हैं, वो आज के लेक्चर में हम उन्हें कंप्लीट करने के साथ साथ चैप्टर 14 जिसका नाम रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है, इस चैप्टर में 2 टॉपिक हैं, नाम से ही नज़र आ रहा है। एक रिग्रेशन है और दूसरा टॉपिक कोरिलेशन है। और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह, और इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशंस और इसकी थ्योरी को हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इसकी डेफिनेशंस कंप्लीट करते हुए फिर हम इनकी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं या फिर कोई ऐसी बात करते हैं जिससे आपकी तरबियत हो। आज के दौर में अगर हम थोड़ी सी नज़र इधर उधर देखें लोगों की तरफ, अपने आप की तरफ, तो हम परेशान फिरते हैं, टेंशन्स में रहते हैं और कोशिश और हमारी टारगेट बहुत ऊंचे होते हैं, बुलंदियों पे होते हैं और हम उन टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं कि कोशिश करते करते हम पस्तियों में जा रहे हैं, उरूज के बजाय ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। इनकी कुछ वजूहात हैं जो मैं ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह। इसकी एक वजह मैं आपको अभी इस वक्त ज़िक्र करूँगा और एक वजह नेक्स्ट लेक्चर के शुरू में इंशाअल्लाह हम स्टार्ट में देखेंगे। पहली वजह यह है कि हमारे उरूज के बदले हमें ज़वाल की जो पहली वजह है वो ये है कि वालिदैन को उनके मकाम से गिरा देना, उनके मकाम से उन्हें हटा देना। हमारा उरूज हमारी वालदा की कदमों में था और है। हमारा उरूज की तरफ निकलने का जो रास्ता था वो हमारा वालिद था। हमारी कामयाबियों का रास्ता, जिस रास्ते पे हमने चलना था, कामयाबियों के रास्ते पे उरूज पर पहुंचने के लिए, उसका दरवाज़ा हमारा वालिद था। उस दरवाज़े से निकलने के बाद अपनी माँ के कदमों से गुज़रते हुए हमने उरूज हासिल करना था, लेकिन हमने बदकिस्मती से अपने वालिदैन यानी वालिद और वालदा का मकाम जो था वहाँ से उन्हें हटा दिया और दिल में मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। हम इताअत और फरमाबरदारी नहीं कर पाते। हमारे वालिदैन हमें जिस काम के से मना करते हैं वही काम हमसे सरजर्द हो रहा है, शैतान हमसे करवा रहा है। वालिदैन का दिल दुखता है। आज के दौर में शायद ही कोई खुशकिस्मत घर ऐसा हो जहाँ
कि वालिदैन अपने बच्चों से खुश होते हों। मैंने तो सिर्फ़ एक ही घर देखा जहाँ उनके वालिदैन उनके बच्चों से खुश हैं। उसके अलावा मुझे नहीं कहीं याद आ रहा कि आज के दौर में कहीं ऐसा मसला है। मेरे एक स्टूडेंट था, तो लास्ट टाइम मेरे साथ वो ट्रिप पर गया, उसके 2 भाई और वो ख़ुद 3 उस घर से मेंबर गए। उन्हें अगर वॉशरूम जाना पड़ता, उन्हें ज़रा सा कोई काम आगे पीछे जो घर वालों को नहीं पता था, वो फ़ोन करके पहले इजाज़त लेते थे और फिर उसके बाद वो काम करते थे। मेरा दिल बहुत खुश हुआ उन्हें देख के। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा उनमें से दोनों के दोनों बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मेरी ऑब्ज़र्वेशन जब मैंने देखी तो ऑब्ज़र्वेशन में आया कि उस बच्चे ने, उन तीनों बच्चों ने अपने बाप के दरवाज़े से गुज़रते हुए अपनी वालदा के कदमों से वो उरूज की तरफ जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मुझसे पढ़ने वाले सारे बच्चे और आज के दौर के हर बच्चा इस तरह का बन जाए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काश मेरी माँ होती और मैं इशा की नमाज के लिए खड़ा हो चुका होता, सूरह फातिहा पढ़ रहा होता और पीछे से आवाज़ आती मेरी माँ की, ए मोहम्मद, तो मैं नमाज वहीं छोड़ देता। नमाज छोड़कर मैं अपनी माँ के पास जाता, मैं कहता लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ, और जो मुझे वो हुक्म करती वो पूरा करने के बाद फिर आके नमाज़ पढ़ता। क्या इससे भी बढ़ के कोई मिसाल दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। तो मेरी आप सब बच्चों से गुजारिश है कि आप अपने वालिदैन का एहतराम करें, एहतराम के साथ साथ उनकी इताअत और फरमाबरदारी करें और कामयाबियों की मनाजिल तय करते हुए अपने मुल्क में अपना नाम और दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया। अब हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर हमारा जो लास्ट लेक्चर है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। थोड़े सी स्लाइड्स 8 से 10 स्लाइड्स ऐसी हैं जो टॉपिक्स रह गए थे कंप्यूटर से रिलेटेड, वो कंप्लीट करने के बाद साथ ही मैं रिग्रेशन और कोरिलेशन की तरफ चला जाऊंगा। इसमें 2 एक्सरसाइजें हैं और ये रिग्रेशन और कोरिलेशन जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें से भी एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यानी 8 नंबर का एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, 4 नंबर का एक पार्ट और 4 नंबर का दूसरा पार्ट। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल एक क्वेश्चन, उसके साथ कोई दूसरा चैप्टर मिक्स नहीं किया हुआ, इसी तरह ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ये जो हमारा चैप्टर है रिग्रेशन और कोरिलेशन, चैप्टर नंबर 14, इसकी 2 एक्सरसाइजें हैं, 14.1 और 14.2। इन दोनों एक्सरसाइजेज़ में हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हीं में से हमारे पास सवाल आएगा, ए पार्ट और बी पार्ट। पूरा एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, लिहाजा बहुत अहम सवाल है, अहम चैप्टर है। इसके साथ साथ इसमें से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 नंबर के तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के आ जाएंगे और 4 MCQs। तो इसका मतलब ये 22 मार्क्स यहाँ से हासिल करें, 22 मार्क्स हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हासिल करेंगे, तो ये 44 मार्क्स हो जाएंगे। और अगर हमारे 3 नंबर कंप्यूटर से भी हम ले लेते हैं तो ये हमारे 85 में से तकरीबन हम 46-47 मार्क्स ले लेंगे। तो इसलिए ये जो 4 चैप्टर्स हमने डिसाइड किए हैं उन्हें बहुत ध्यान से समझें। डेफिनेशंस में भी नंबर ना कम कटें, ना ही न्यूमेरिकल्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 38 है और स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट है। चैप्टर 17 का कुछ थोड़ा सा हिस्सा रहता था, वो आज हम इस लेक्चर में पहले वो शुरू किया है। तो 17 का जो थोड़ा सा डेफिनेशंस हैं वो करने के बाद हम चैप्टर नंबर
14 ये जिसका नाम रेग्रेशन और कोरिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। जनाब, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 17 है उसमें लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ट्रांसलेशंस टॉपिक है। द प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ सोर्स प्रोग्राम रिटन इन अ प्रोग्रामिंग। हमने एक प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ होता है प्रोग्रामिंग में, सोर्स प्रोग्राम होता है वो, इनटू द मशीन कोड, और वो मशीन कोड में लिखा हुआ होता है इन फॉर्म ज़ीरोज़ एंड वंस, इज़ कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ट्रांसलेटर। टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर एंड translations. There are 3 types of language processor and translation which are following. Number 1 is assembler, number 2 is interpreter, number 3 is compiler. इन्हीं तीनों को आगे हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। assembler सबसे पहले हम देखते हैं। an assembler translate a program। असेंबलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को जो क्या किया होता है, रिटन इन अ असेंबली लैंग्वेज, रिटन इन अ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड्स। किस तरीके से असेंबलर काम करता है? सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट। इनपुट हम क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज हमारी होती है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, वो असेंबलर के पास जाती है, वो क्या करता है, आउटपुट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट execute a source program by translation and executing one instruction at a time are called interpreters। इसका मतलब आप बच्चों को समझ आ चुकी होगी कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, टू एग्जीक्यूट वो चलाता है किसे, सोर्स प्रोग्राम को, बाय ट्रांसलेशन, उसकी ट्रांसलेशन करने के बाद ट्रांसलेशन करता है और फिर एग्जीक्यूटिंग वन इंस्ट्रक्शन, पहले एक इंस्ट्रक्शन को एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट रन करता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर, कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो कन्वर्ट करता है हमारे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में। जैसा कि इनपुट हमने हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम असेंबलर के पास और मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम आउटपुट में आ जाता है, वही जो हमने ऊपर बात कही थी। आगे चलते हैं, बेसिक आइडिया ऑफ राइटिंग एंड रनिंग अ कंप्यूटर program. Computer program, the computer program is a detailed set of instructions that direct a computer to perform the task necessary to process data into information. Computer program is also known as software. जो कंप्यूटर प्रोग्राम है हमने ये डेफिनेशन सॉफ्टवेयर में भी पढ़ी थी। तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डायरेक्ट कंप्यूटर परफॉर्म करता है, जिसके लिए उसको ज़रूरी प्रोसेसिंग डाटा, उसको इंफॉर्मेशन दिया जाता है और इसको हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। The program development of computer is a process in which the capacity of
ये ऑफ लिखेंगे, सिर्फ ओ लिखा हुआ आगे एफ, ऑफ कंप्यूटर बिकम ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, 5 सेट्स ऑफ प्रोग्राम डेवलप विच आर फॉलोइंग। 5 सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो नीचे हमने दिए हुए हैं, उनकी हम डिटेल यहाँ पे पढ़ते हैं। नंबर 1, रिव्यू स्पेसिफिकेशन। द programmer review the specification created by the system analysis during the system design phase। डिज़ाइन किसे कहते हैं? द प्रोग्रामर determine and document the specific action the computer will take a disk the describe the desired task code. The programmer write the actual program instruction is called code test. The written program are tested to make sure they perform as intended. Finalize documentation. Throughout the program development process, the programmer document or write explanatory information about the program 1 to 4. 5 steps of computer program development: review specification, design, code, test and finalization, documentize। ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जो कंप्यूटर अरेंज करता है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर सिस्टम्स की। अ सेट ऑफ डिजिट्स, symbols and rules used to express the quantities for counting, comparing amount, performing calculation, making measurements and representing value is called the number system। number system क्या होते हैं? The total number of digits in a number system is called its base, commonly used the number system। हमारे पास ऐसे डिजिट्स या सिंबल्स का सेट जिनके लिए हम रूल्स यूज़ करें टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ काउंटिंग, कंपेयरिंग और इसी तरह परफॉर्मिंग, कलेक्शन, मेकिंग मेजरमेंट्स, ये सारा काम करने के लिए जो सेट होता है उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, उस सेट में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उस सिस्टम की बेस कहलाते हैं। कॉमनली यूज्ड सिस्टम आर, हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनके बारे में क्योंकि हमारे बुक में कुछ लिखा हुआ है, कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें याद कर लेनी चाहिए ताकि हमें इम्तिहान में आसानी हो जाए। इसमें जो सबसे पहली बात है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। सब बच्चों को मालूम है कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ 10 एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स, और इसमें 10 ही डिजिट कंसिस्ट करते हैं। फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। असल में ये 9 तक होते हैं, लेकिन जो 0 इसके अंदर शामिल हो जाता है तो ये 10 डिजिट्स होते हैं, इसलिए इसका नाम डेसिमल नंबर सिस्टम। जब भी डेसिमल नंबर सिस्टम होगा उसमें 10 डिजिट होते हैं। द डेसिमल सिस्टम्स एनी नंबर ग्रेटर देन 9, अगर कोई भी नंबर 9 से ग्रेटर हो जाता है तो रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द डेसिमल डिजिट्स। हमारे पास डेसिमल नंबर में कभी 10 नहीं होगा, या 0 होगा या 1 होगा या 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ द वेट ऑफ द नंबर इज़ 3046 इज़ गिवन बिलो। 3046 जो है वो क्या है? आपके पास यहाँ पे 3, ये पहला डिजिट है 3,
अच्छा, इसको मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट डालना था 3 के, 3 को तो आपने ब्रैकेट ही समझ लेना है कि पहला नंबर है 3 लिखें, इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन लगा लें यहाँ पर, या 3 को ब्रैकेट में डाल दें। 3 के बाद ब्रैकेट डालें और उसको 10 की पावर 3 के साथ, फिर 0 है, फिर 4 है, फिर 6 है। तो इन सब को, क्योंकि डेसिमल की बेस होती है 10, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये 0, ये जो पहला है डिजिट जिसे हम कहते हैं यूनिट, तो हम वहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 0, 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू पावर 1, फिर 10 रेज़ टू पावर 2 0 के साथ, और 10 रेज़ टू पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ये ब्रैकेट्स में डालेंगे, 4 को भी ब्रैकेट में, 6 को भी, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3046 आ जाएगा। इस तरह हम डेसिमल नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ जाता है जनाब बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में देखें, द बेस ऑफ द बाइनरी इज़ 2, इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होंगे, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 0 एंड 1, बस सिर्फ 0 और 1 इसमें शामिल है। इन अ बाइनरी सिस्टम एनी नंबर ग्रेटर देन 1, अगर कोई भी नंबर 1 से ग्रेटर होगा तो वो रिप्रेजेंटेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ द बाइनरी डिजिट, उसको हम बाइनरी डिजिट में चेंज कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास 1 0 1 0 1 1 है, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। अब इस नंबर में आपने देखा कि 1 से बड़ी वैल्यू नहीं है, या 0 होगा या 1 होगा। अब इसको बाइनरी कैसे बनाएंगे, या इसका कैसे वो फेस बनेगा, ये सबसे पहले लिखेंगे 1 और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3, 2 क्योंकि इसकी बेस 2 है, तो 2 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। हमारे पास पहला नंबर है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इधर से शुरू करेंगे, इधर से नहीं, यहाँ से 0, ये 1 2 और 3, इधर 3 है तो 2 की पावर 3 इंटू 1। 0 के साथ क्या करेंगे 10, अब यहाँ पे हमसे गलती हो गई, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इससे 2 कर लीजिएगा। यहाँ पे भी 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपने 2 की पावर 2 लिखना है। 2 की पावर 2 लिखेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 है। ठीक होगी बात, यहाँ पे बच्चे 2 लिख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर इज़ 8, इसमें 8 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इट इज़ कंसिस्टिंग फॉर 8 डिजिट्स। कौन कौन से हैं, एक है 0, एक है 1 2 3 4 5 6 7 तक। तो अब 7 से आगे कोई भी नंबर नहीं हो सकता इस सिस्टम में। तो यहाँ पे बात करते हैं, इन ऑक्टल सिस्टम एनी नंबर ग्रेटर देन 7 आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कम्बिनेशन ऑफ द ऑक्टल सिस्टम। इसको हम देखते हैं, तो क्योंकि इसकी बेस होती है 8, तो 3046 का मतलब है 3 इंटू 8 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 2, फिर उसके बाद 4 इंटू, यहाँ पे भी 8 लिखना है, 8 की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी, और यहाँ पे 8 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करके अपने सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। यहाँ पे आप बच्चों ने क्या लिखना है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 और 8 की पावर 3, 0 इंटू 8 की पावर 2, यहाँ पे 4 इंटू 8 की पावर 1, यहाँ पे 8 की पावर 1 लिखना है। ये 1 लिखा हुआ है लेकिन 8 की यहाँ पे लैपटॉप पे तो लिखा हुआ है, लेकिन मल्टीमीडिया पे यहाँ पे थोड़ी सी एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या कि 8 की पावर 1 लिखेंगे, 6 इंटू 8 की पावर 0। इसी तरह हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसकी जो बेस होती है वो कितनी होती है, वो 16 होगी। द बेस ऑफ द हेक्सा डेसिमल इज़ 16 एंड इट कंसिस्ट इज 16 डिजिट, यहाँ पे भी 16 लिख लीजिएगा, 16 डिजिट एंड 6 अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम द A टू F, A से F तक इसके 6, वो 0 1 2 3 9 तक वो जैसे हमारे पास डेसिमल में थे वो थे, और उसके बाद A टू F तक इसका हेक्साडेसिमल सिस्टम में ये करैक्टर्स भी शामिल हैं। एनी नंबर इज़ ग्रेटर देन 15, क्योंकि इसके 16 यहाँ पे है तो वो रिप्रेजेंटेड बाय ये सारा 15 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसे हेक्साडेसिमल में एंड अल्फ़ाबेट्स में ले आएंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल 3046 है तो 3 इंटू 16 की पावर 3, 0 इंटू 16 की पावर 2, 4 इंटू 16 की पावर 1, फिर प्लस 6 इंटू 16 की पावर 0, ये इंटू यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है जी। इसी तरह हम एक टेबल को डिस्कस करते हैं और वो टेबल क्या है, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेड बाय द डेसिमल नंबर। ये हमारे पास डेसिमल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 तक। अब इनको बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं वो ये लिखा हुआ है, फिर इसके बाद ऑक्टल में कैसे लिखते हैं और फिर इनको डेसिमल में कैसे लिखते हैं। इस टेबल को भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि इसमें से कोई MCQs आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 13, तो वो 13 का पूछता है कि हेक्सा डेसिमल की वैल्यू क्या है, तो हेक्साडेसिमल की वैल्यू E है। और इसी तरीके से ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी और उम्मीद करता हूँ कि ये बातें सारी आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ तक हमारे पास था चैप्टर नंबर 17। इसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। जी अज़ीज़ तुलबा व तालबात, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हमारा जो चैप्टर 17 है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ये हमारा नया चैप्टर है और ये चैप्टर 14 है। इस चैप्टर 14 में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हमने रिग्रेशन और कोरिलेशन, ये दो टॉपिक हैं हमारे, इनको स्टार्ट करना था। हमारा चैप्टर रिग्रेशन और कोरिलेशन, ये दो टॉपिक है। एक टॉपिक का नाम है रिग्रेशन, या हम इसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहें या सिंपल रिग्रेशन कह लें, एक ही बात है। और दूसरे चैप्टर या दूसरा जो इसका टॉपिक है वो है कोरिलेशन। हम इसे सिंपल कोरिलेशन कहें या इसके साथ लिखें सिंपल लीनियर कोरिलेशन, एक ही बात है। तो दो टॉपिक इस चैप्टर नंबर 14 में हैं। आप बच्चों को याद होगा कि हमारा जो फर्स्ट 50% टारगेट है वो हमारा था चैप्टर 10, उसके बाद चैप्टर 11 है, फिर चैप्टर 14 और चैप्टर 17। आपने देखा चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 10 के बाद आज हम जो पढ़ेंगे 17 चैप्टर किया ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट करने के बाद आज हमारा जो नया चैप्टर 14 करेंगे और एंड पे हम चैप्टर 11 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ये चैप्टर सारा का सारा न्यूमेरिकल्स पर मुश्तमिल है, बहुत ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ डेफिनेशंस को हम पहले शुरू में डिस्कस कर लेंगे और आगे चलते हुए हम न्यूमेरिकल्स को ही लेके चलेंगे। सबसे पहली बात है लीनियर और सिंपल लीनियर क्या होता है, इसके साथ हम रिग्रेशन और कोरिलेशन को डिस्कस करते हैं। असल में रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, जो रिलेशंस होता है, हम यहाँ से देखते हैं कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशंस क्या हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स which as family income or family expenditure or for housing is a familiar one। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, टू वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सच अ फैमिली इनकम, कि फैमिली की इनकम क्या है और उनके अखराजात क्या हैं, उनके घर के अखराजात क्या हैं। अगर इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन पाया जाता है, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, उस रिलेशन को मैयर कैसे करेंगे, वो हमारे पास दो तरीके हैं, रिग्रेशन और कोरिलेशन। आगे चल के इसको देखते हैं क्या करें। टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के दरमियान जो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रिलेशंस between the variable which are the following. Number one is functional relation
एंड नंबर 2 इज़ स्टैटिस्टिकल रिलेशन। एक और भी होती है, आपकी बुक में शायद लिखी हो, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम कैजुअल रिलेशन है। फंक्शनल रिलेशन क्या कहलाता है, क्या चीज़ होती है? A functional relation between two variables, functional relation between two variable is a perfect relation। जो functional relation होती है वो perfect relation कहलाती है, where the value on the dependent variable is unequally determined from the value of the dependent variable। A functional relation is expressed by the mathematical formula। इसको हम mathematical formula से express कर सकते हैं। If x is the independent variable and y is the dependent variable, so functional relation is the form of आगे चलते हैं। Characteristics of the functional relation। The observation when the plotted on a graph all fall directly on the line or curve of the functional relation। जब हम क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, उससे जो बनने वाली डायरेक्ट फॉल करने वाली डायरेक्ट ऑन द लाइन और कर्व, जो लाइन या कर्व बनेगी उसको क्या कहते हैं? ऑफ द फंक्शनल रिलेशन। इसके साथ हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल रिलेशन। अ स्टैटिस्टिकल रिलेशन इज़ अ रिलेशन वेयर द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। स्टैटिस्टिकल रिलेशन में क्या होता है? इज़ द रिलेशन वेयर द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट unequally determined when the level of the independent variable is specified। The statistical relation, unlike a functional relation, is not exist। The value of y is not unequally determined from the knowledge of x। हम y की वैल्यू उससे पहले डिटरमाइन नहीं कर सकते जबकि हमारे पास वैल्यू ऑफ y जो है, वैल्यू ऑफ x मौजूद ना हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल रिलेशन, इससे पहले भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल रिलेशन पढ़ा और यहाँ पे वही दोबारा लिखा हुआ है कि द ऑब्जर्वेशन व्हेन प्लॉटेड ऑन द ग्राफ टू नॉट फॉल, वहाँ पे था फॉल करती हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे ये स्टैटिस्टिकल फंक्शनल है। इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज हम स्टैटिस्टिकल रिलेशन तक ही हम अपने टॉपिक को रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें और ईमान वाली ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी गुजारें, और हमारा आखिरी लम्हा जब आए तो उसमें भी हमें अल्लाह पाक ईमान के साथ ख़ात्मा अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।